नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार की डिबेट बेहद खास है क्योंकि आज इस डिबेट में 2 बनाम 2 यानी 2 वर्सेस 2 की जोरदार टक्कर होने वाली है। एक तरफ होंगे टीम एनडीए के 2 धाकड़ वक्ता प्रवक्ता, तो दूसरी तरफ होंगे टीम विपक्ष के 2 दिग्गज प्रवक्ता। और देश के 3 अहम मुद्दों पर आज होगा सीधा आर पार, यानी सीधी टक्कर होगी। सबसे पहले देश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के हाथों चौतरफा पिटाई के बाद आखिरकार चीन के ने कबूल कर लिया कि हां, गलवान में उसके सैनिक मारे गए थे। 9 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने इस बात को कबूला है। हालांकि चालबाज चीन कह रहा है कि उसके सिर्फ 4 से 5 सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत कह चुका है कि चीन के करीब 50 सैनिक मारे गए थे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के करीब 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। और अभी कुछ दिन पहले रूस की बड़ी न्यूज एजेंसी तास ने दावा किया था कि चीन के करीब 45 सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि चीन के कबूलनामे के बाद कांग्रेस की सियासी फजीयत हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई पिछले साल कह रहे थे कि चीन का कोई सैनिक नहीं मारा गया है और हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस किसान और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है, ललकार रही है और लताड़ भी रही है। तो आज महंगाई की भी बात होगी, आज बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों की भी बात होगी, आज चीन की भी बात होगी, आज किसान की भी बात होगी। और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। आर पार में आज 2 बनाम 2 यानी 2 वर्सेस 2 की यह बड़ी टक्कर। सियासत में चौतरफा एक्शन है। एक तरफ चीन का कबूलनामा है, जिसने पहली बार ये माना है कि हां, गलवान में चीनी सैनिकों की जान गई थी। वैसे तो भारत समेत दुनिया भर की मीडिया ये खुलासा कर चुकी है कि गलवान में दर्जनों चीनी सैनिक मारे गए थे। जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो ओपीज थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे ये मैं नहीं कह सकता। रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बताई है। लेकिन अब उस कबूलनामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया, क्योंकि याद कीजिए कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई ने कहा था कि गलवान में चीन का कोई सैनिक नहीं मारा गया। 20 जवान मारे गए और बिना शस्त्र हो गए थे, एक भी उनका जवान मरा नहीं, सारे हमारे मरे। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस किसानों के साथ साथ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला कर रही है। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। ईंधन टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है। आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल गैस के दामों को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन हम तैयार करेंगे। उधर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि सियासत किस तरह हो रही है। I consider you to be farmers of the sea. I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? राहुल का बयान आते ही बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी। बीजेपी ने कहा कि मत्स्य पालन मंत्रालय तो पहले से ही है। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इटली की भाषा में राहुल गांधी को ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने भी इटालियन भाषा में राहुल गांधी पर चुटकी ली। राहुल गांधी को बताया कि मत्स्य पालन मंत्रालय तो पहले से ही मौजूद है।
लेकिन इसी बीच कांग्रेस की एक और फजीहत हो गई। राहुल गांधी पुडुचेरी में एक जनसभा में थे। वहां के कांग्रेसी सीएम वी नारायणसामी भी राहुल के साथ थे। इसी बीच एक महिला भीड़ में खड़ी हो गई और राहुल गांधी के सामने ही तमिल भाषा में सीएम नारायणसामी पर समुद्री तूफान के दौरान लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगे। राहुल गांधी ने पूछा कि महिला तमिल भाषा में क्या कह रही है। इस पर सीएम नारायणसामी ने पूरी बात पलटते हुए ये कह दिया कि समुद्री तूफान निवार के दौरान अच्छा काम करने को लेकर ये महिला सरकार की तारीफ कर रही है। இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார் அவரே இருக்காரு எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா Hello, we look at sir at that time during cyclone, sir, Nivar cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is referring. तो आज इन तमाम सियासी मुद्दों पर सबसे अनोखे अंदाज में होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में 2 वर्सेस 2 की टक्कर। और आज आर पार में 2 बनाम 2 की इस टक्कर में का मैं विश्लेषण जरूर करना चाहता हूं। राउंड एक होगा चीन पर टक्कर होगी। राउंड 2 होगा महंगाई पर जो महाभारत छिड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार कब जागेगी, मौजूदा सरकार कब जागेगी, यह सवाल पूछा जाएगा मोदी सरकार से। राउंड 3 किसानों पर संग्राम, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा कि किसानों का पूरा विवाद जो है अब वो कब समाप्त होगा। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ेंगे रोहन गुप्ता, कांग्रेस के धाकड़ प्रवक्ता, और उनके आईटी हेड। मेरे साथ जुड़ेंगे गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। मेरे साथ एनडीए के अलायंस पार्टनर एलजेपी के ए के वाजपेयी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। 2 बनाम 2 की इस लड़ाई में 3 मेहमान आ चुके हैं। 4थे मेहमान कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहला राउंड नंबर 1, चीन पर टक्कर। और राउंड नंबर 1 की शुरुआत करता हूं मैं आपसे राजकुमार भाटी जी। पहला सवाल आपसे, बार बार आप लोग सवाल पूछते थे, आपसे मेरा तात्पर्य विपक्ष है, समूचे विपक्ष है कि इस समय विपक्ष को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अमेरिकी एजेंसी, रूस की एजेंसी, अब तो चाइना भी मान रहा है, अब आप मान गए कि भारत के सैनिक वहां पे पराक्रम दिखा के आए थे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को डरा हुआ कहना गलती थी? अमीश जी, भारत की सेना विश्व की सर्वोत्तम सेना है, प्रोफेशनल सेना है, देशभक्त सेना है। भारत के हर नागरिक के अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई है। भारत की सेना भारत की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बड़े से बड़े शत्रु को भी जवाब देने में सक्षम है। भारत की सेना के ऊपर या भारतीय सेना की उपलब्धियों के ऊपर कभी किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और हम नहीं लगाते हैं, हमारी पार्टी नहीं लगाती है। बाकी विपक्ष का जवाब है। मैं अमीश जी उसी पे आ रहा हूं। जी जो आपने कहा अमीश जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। हम ऐतराज तब करते हैं, प्रश्न तब उठाते हैं, ऐतराज तब करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी इसे अपना कार्य बता के श्रेय लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय सेना के कार्य को, अगर भारत के खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं उसमें बीजेपी का क्या योगदान है? अगर भारत की सेना जो शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देती है उसमें बीजेपी का क्या योगदान है? वो केवल ऐतराज तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़बोलापन करते हैं और फालतू की बातें करते हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार की होती है। सदन में सवाल सरकार से पूछे जाते हैं या फिर सेना से पूछे जाते हैं? इसका जवाब दीजिए आप 15 सेकंड के अंदर। मैं बहुत गंभीरता से, क्योंकि आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया और हर एक आपके प्रश्न का गंभीरता से जवाब दूंगा, ईमानदारी से दूंगा, सत्यता के साथ दूंगा। भारतीय सेना से कभी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर कोई पूछता है तो वो गलत है। सरकार को सदैव प्रश्नों के कटघरे में रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचा रहेगा। और मैं एक बात और कह दूं अमीश जी, चीन के ऊपर समाजवादियों की जो नीति है वो बहुत स्पष्ट और ठोस नीति हमेशा से रही है। और हमारे डॉक्टर लोहिया जी सन 62 में भी कह रहे थे कि चीन पे विश्वास मत करिए। जब नेहरू जी चीन के साथ मुझे ध्यान आता है 2002 के समय पर मेरा एक उनके साथ साक्षात्कार था 2002-2003 के अंदर, तब भी उन्होंने बोला था कि चीन नंबर 1 दुश्मन है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो महत्वपूर्ण है राजकुमार भाटी।
हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता, ये सब लोग जो कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो गलत था? अमीश जी, विदेश नीति को लेके, अर्थनीति को लेके और खास तौर से चीन को लेके हमने कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे और हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस की सफाई हम नहीं देंगे। कांग्रेस ने भी गलतियां की और जो आपने कहा, मैं वो सेंटेंस पूरा कर दूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहते रहे, सदैव कहते रहे कि हमारे चारों तरफ के देशों में हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे खतरनाक चीन है। चीन पर नजर रखिए। जब वो रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने बहुत काम बॉर्डर पर किए और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी, चाइना के बॉर्डर पे भी। तो चीन को लेकर हम किसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन जो गलतियां नेहरू जी कर रहे थे वही गलतियां माननीय मोदी जी भी कर रहे हैं। चीन के साथ मित्रता करना चाहते हैं, उनके साथ झूला झूलते हैं, उनकी कंपनियों से प्रायोजित करा रहे हैं आईपीएल को। ये तो यहाँ तो चीन को ठोक दिया नरेंद्र मोदी ने। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, अब आपका वक्त है। 2 बनाम 2 की लड़ाई है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है जिस तरह से लगातार चाइना को लेकर आपकी सरकार को, देश की सरकार को घेरा जा रहा था, खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक हो रहे थे, क्या आपको लगता है पहले अमेरिका की एजेंसी, फिर रूस की एजेंसी, अब तो चाइना खुद कह रहा है कि हां हमारे भी लोग गलवान में मारे गए थे? रूस कहता है 45 मारे गए थे, अमेरिका कहता है 35 से ज्यादा मारे गए थे, चाइना कहता है 4 से 5 मारे गए थे। अमीर जी देखिए, आज वो दिन है जब कर्नल संतोष बाबू का जो बलिदान है देश के लिए, और 19 और जो हमारे भाई थे जो शहीद हो गए सर्वोच्च बलिदान देके, उनकी याद आ रही है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज ये जीत जो है देश की है, जिसमें योगदान सबसे पहले हमारी शूरवीर सेना का है, जिसने दिखाया कि ड्रैगन की गर्दन शेर के मुंह के अंदर है और ईंट का जवाब जो हम देंगे वो पत्थर से नहीं पर्वत से दे देंगे पूरा पूरा। चीन गुंडागर्दी विश्व में तो कर सकता है, लेकिन भारत के सामने उसे झुकना पड़ेगा। दूसरा योगदान है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, मजबूत नेतृत्व का, सरकार का। और मैं क्यों कहता हूं, मैं बताता हूं। सकारात्मक बात कहते हुए, वीर सेना चाइना के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि उनके लोग मारे गए हैं? नहीं, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, कुछ भी अगर गलत होता है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है और ये सही भी है, लेकिन जब हमारी वीर सेना लड़ने के लिए तैयार हो, शत्रु को कहे मात देंगे, नेस्त नाबूद करेंगे, तो उसको किसका जो है फैसला इंतजार करता है? नरेंद्र मोदी जी और सरकार का। वो खुला हाथ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, चाहे वो पाकिस्तान हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक, चाहे चीन, इसलिए श्रेय उन्हें भी जाता है। तीसरा, मीडिया को बहुत श्रेय जाता है, न्यूज़ 18 और आपको श्रेय जाता है। जिस जिम्मेदारी से आपने रिपोर्टिंग करी इन महीनों में और दिखाया, जो भ्रम विपक्ष फैला रहा था कि वो सच नहीं है, और मोदी जी जो कह रहे कि 1 इंच जमीन भारत की नहीं जाएगी, भारत माता की सौगंध कि मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, ये काम न्यूज़ 18 और आपने किया। मैं गर्व करता हूं आप पे, आपके चैनल पे, और इसलिए करता हूं कि जिम्मेदारी का परिचय दिया, हो हल्ला नहीं किया विपक्ष की तरह। अब मैं आता हूं समाजवादी पार्टी और विपक्ष में। आज आप ये बताइए, गद्दार पार्टी कांग्रेस के गद्दार प्रवक्ता क्यों नहीं है, जब चीन ने कबूला है कि 5 मरे? क्यों नहीं आए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बुलाया उन्हें? अच्छा, मतलब चीन के मुद्दे पे वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो खबर मेरे पास आई है, कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक शोक सभा मनाई जा रही है। आपको मालूम है, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ रखे हैं कि चीन के 5 जवान जो है मरे हैं, हमारी वीर सेना ने मारे हैं। तो जब भी कांग्रेस आ जाएगी, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि कितने कटोरे आंसू निकाले राहुल गांधी ने। और तीसरी बात, आप बताइए, इस तरह के वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी के लिए दिए गए, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, गद्दारों ने भारत माता को चीर कर एक टुकड़ा चीन को दे दिया, ये राहुल गांधी ने कहा। दूसरा, चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने मत्था टेक दिया। अब मैं स्पष्ट कर दूं, चाइना पाकिस्तान मिल भी जाए ना तो इतनी हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी जी और भारत के सामने जी। रोहन जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी ने एक वाजिब सवाल उठाया कि क्रेडिट सेना को है। वो मैं आप सरकार क्यों लेती है इसका क्रेडिट? आप अपनी छाती चौड़ी करके क्यों बैठ जाते हैं?
आप तो बॉर्डर पे लड़ने नहीं जा रहे। बिल्कुल, इसका जवाब 25 सेकंड के अंदर देन राजकुमार भाटी। मैं देता हूं। देखिए, जब हमारी वीर सेना अपने पराक्रम का परिचय देती है ना, तो हर व्यक्ति, हर नागरिक का सीना चौड़ा हो जाता है, और जो नेतृत्व उसे खुला हाथ देता है उसका भी चौड़ा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने मनमोहन सिंह से कहा, नेस्त नाबूद कर देंगे पाकिस्तान को। हमारी सेना तो तब भी वीर थी, मनमोहन सिंह ने खुला हाथ नहीं दिया, हम सब जानते हैं। लेकिन जब पुलवामा का हमला हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका, सर्जिकल स्ट्राइक घुस के ठोका। और ये समाजवादी पार्टी, इनके राम गोपाल यादव, अभी इनकी बात मैं सुन रहा था, पुलवामा हमले के बाद उन्होंने क्या कहा, अमीर जी, उन्होंने कहा ये जो हमारे वीर जवान है इनको मरवाया गया है चुनाव के लिए, अब माफी मांगेंगे पूरे देश से। राम गोपाल यादव से बड़ा तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। क्या आपको लगता नहीं है ये गलत बयानबाजी सेना का मनोबल गिराती है और दुश्मन मुल्क को मदद करती है? राजकुमार भाटी, एक तो अमीश जी, आप एक सजग पत्रकार होने के नाते और एक अच्छा एंकर होने के नाते आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये निवेदन करना चाहिए कि कम से कम विदेश नीति जैसे मुद्दे पर तो सीरियस रहा करें, गंभीर रहा करें। ये जो हल्के फुल्के टिप्पणियां करते हैं और हर चीज में जो ओछी राजनीति घुसेड़ते हैं, वो आंसू बहा रहे होंगे, वो कितने आंसू बहा दिए होंगे। समाजवादी नहीं करते। अरे सुनिए, टिप्पणी आजम खान ने करी थी जब कहा था कि कारगिल की चोटी फतह करने वाले मुसलमान थे। भारतीय सेना को बदतमीजी को जाहिर कर रहे हैं, आप अपने घटियापन को जाहिर कर रहे हैं, आप अपने ओछेपन को जाहिर कर रहे हैं। आप हमसे 100 सवाल पूछते हैं, आज तो चीन ने मान लिया, जाहिर कर रहे हैं गौरव जी, आप अपना घटियापन जाहिर कर रहे हैं, आप अपना ओछापन, छोटापन जाहिर कर रहे हैं, आप अपनी बदतमीजी जाहिर कर रहे हैं। इससे आपकी छवि अच्छी नहीं बन रही, आपकी छवि खराब हो रही है। गौरव जी, आप ये घटियापन हर डिबेट में दिखाते हैं और बीजेपी के सारे प्रवक्ता दिखाते हैं। आप अपना घटियापन, अपना चरित्र का छोटापन क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे मैं क्या सुनूं? कोई सुनने लायक बात हो तो मैं सुनूं। आप मेरा बोलने का नंबर है, एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, गंभीर नहीं है। आप चीन के मामले पे भी गंभीर नहीं है। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे कि आप प्रवक्ता के तौर पर बैठाए जाते हैं। सरकार ने मरवाया पार्टी आप जैसे हल्के लोगों को प्रवक्ता के तौर पर बैठा है। देखिए पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक ही मेरा निवेदन है, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं दोनों को ऑडियो मैंने डाउन कर दिया, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही। देखिए राजकुमार जी, आपने भी बोला भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता ओछे हैं, वो ओछी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी के बारे में भी कोई ना करे, ना आप करें गौरव जी, ना राजकुमार जी आप करें। मेरा निवेदन है राजकुमार भाटी आप अपनी बात को रखें 40 सेकंड, फिर गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव जी ने मेरी पार्टी के बारे में भी टिप्पणी की थी, मैं चुप रहा था, मैं बोला नहीं था। गौरव जी ने अपने समय में वो कुछ भी टिप्पणी करें, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जब मेरे बीच में बोलने लगे तो मैंने कहा ये विदेश नीति पे तो कम से कम गंभीर हो जाइए, कम से कम इस पे तो गंभीरता से बात करिए। आप ये छोटापन, छोटी ओछी बातें, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं मैं, चीन विश्वसनीय साथी हमारा नहीं है। और अमीश जी एक बात और सुन लीजिए, विदेश नीति वो कामयाब नीति होती है कि सभी विदेशी अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध बना के रखे जाएं, अपनी सेना को मजबूत किया जाए, अपनी तैयारी पूरी रखी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, भड़काते हैं पड़ोसी देशों को, मिटा देंगे, कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे। क्या करें, पाकिस्तान से प्यार करें, उनकी कंपनी नहीं, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया क्या? चाइना हमारा हिस्सा लेना चाहता है, पाकिस्तान हमारे आतंकी सप्लाई करता है, तो क्या करा जाए? उनके को जादू की झप्पी तो नहीं दी जा सकती है। और आपने बोला हल्की बातें विदेश नीति में नहीं करनी चाहिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, किसी को नहीं करनी चाहिए हल्की बातें। ये कहना कि प्रधानमंत्री छुप के बैठे हैं, डर के बैठे हैं, ये कहना पुलवामा का हमला इस सरकार ने खुद करवा दिया है, क्या ये ओछी बातें थी, हल्की बातें थी या बड़ी बेहतरीन बातें थी? राजकुमार भाटी जी इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। 2019 के अंदर पुलवामा का अटैक हुआ, रामगोपाल यादव का बयान हल्का था, ओछा था या बेहतरीन था? किस कैटेगरी में रखते हैं उसको आप भाटी जी? देखिए मैं दो बात कह दूं। एक तो मैं ये कह दूं कि जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए थे, उधर से फायरिंग हो रही थी, हमारे सैनिकों से आदरणीय नेताजी ने पूछा कि फायरिंग क्यों हो रही है? बोले जी वो करते रहते हैं। बोले आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोले हमें आदेश नहीं है। बोले किसके आदेश की जरूरत है? अगर वो एक फायर करे तो 100 करिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए।
ये होती है विदेश नीति। अगर वो शांति रखें तो हम भी शांति रखें, अगर वो हमला करें तो हम उनसे दुगनी ताकत से हमला करें। अच्छी बात। मैं पुलवामा पे आता हूं। पुलवामा पे मुलायम सिंह यादव इस देश के सम्मानित नेताओं में से है और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्रेडिट, क्योंकि एक राउंड के बदले उन्होंने बोला 100 गोली चलाने का क्रेडिट तो मुलायम सिंह यादव को जाता है, लेकिन पुलवामा में एयर स्ट्राइक का क्रेडिट, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक का क्रेडिट या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट या फिर चाइना को भगाने का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं ये दोहरे मापदंड है? अभी आपने क्रेडिट खुद दिया नेताजी को, हमने कभी नहीं, बिल्कुल अच्छी, अभी आपने क्रेडिट दिया ना, आपने बोला ये नेताजी की नीति थी। तो नेताजी के 8 महीने के कार्यकाल में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। नरेंद्र मोदी के 6-6.5 साल के कार्यकाल में एक एयर स्ट्राइक, एक बालाकोट, एक सर्जिकल स्ट्राइक और चाइना को भगाया गया, डोकलाम में चाइना को भगाया गया, वो नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं जाता। क्या आपको लगता नहीं आप भी दो बातें कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अगर सेना को ओपन हैंड देते हैं, खुला हाथ देते हैं, सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, हम बिल्कुल उनकी प्रशंसा करेंगे, इसमें हम कभी आलोचना नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, सेना अगर एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको कूटनीति पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो ज्यादा हाथ बढ़ा देते हैं, ज्यादा दोस्ती चीन से गांठ लेते हैं। अब आईपीएल का स्पॉन्सर भी चाइना की कंपनी है, जब हम छोटे छोटे ऐप तो उनके डिलीट करा रहे हैं और इतने बड़े, और एक सड़क बन रही है मेरठ के लिए, उसमें भी चाइना की कोई कंपनी साझेदार है। गौरव जी जवाब। देखिए अमीर जी, मैंने वो प्रश्न किया, आपने 3-4 बार उठाया। राम गोपाल यादव जी का जो बयान था कि सरकार ने अपने सैनिकों को मरवा दिया क्योंकि चुनाव है, उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन दूसरी बात, ये ओछा है, घटिया है, कैसा वक्तव्य है, मैं जानना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने मई 2017 में कहा था कि गुजरात से कितने हमारे सैनिक शहीद होते हैं। तो सैनिक देश के लिए लड़ता है और जान देता है या प्रदेश की भी उसमें भूमिका होती है? ये ओछा बयान है, घटिया है, अच्छा है, बुरा है, ये जरूर पूछेगा। ये इनकी विदेश नीति है। तीसरी बात, आजम खान जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उन्होंने कहा था कारगिल की चोटी फतेह करने वाले मुसलमान सैनिक थे। सैनिक वर्दी पहनता है और भारत के तिरंगे का हो जाता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना सिख और ईसाई। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, राजनाथ सिंह जी की सोच है, लेकिन इनकी ओछी सोच ये है कि तावीज देखो, टीका देखो, सैनिक गुजरात से है कि उत्तर प्रदेश से है। ओछा है, घटिया है या बहुत अच्छा बयान है? ठीक है। इन्हीं दोनों बातों पे बता दे। राजकुमार भाटी 15 सेकंड में जवाब, फिर मैं राउंड नंबर 2 पे जा रहा हूं। राजकुमार भाटी। गौरव जी, आपने जो भी कहा, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी। आप बीच में बोलते हैं इसलिए मैंने छोटापन कहा। और आपने कहा कि उनके नाम लिए, जिनके नाम लिए आपने, देखिए चर्चा हो रही है चाइना पे और आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव की, राम गोपाल यादव की, अखिलेश यादव की, आजम खान की। आपको चिंता हर समय वोटों की रहती है, आपको विदेश नीति की चिंता नहीं है, रक्षा की चिंता नहीं है, बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता नहीं है। आप सेना की प्रशंसा नहीं करेंगे, आप आलोचना करेंगे विरोधियों की। आप हर मामले में राजनीति करते हैं और घटिया राजनीति। हाँ, यही उत्तर है। आपको क्या जरूरत पड़ी? आप अपनी नीति बताइए, चाइना नीति। चर्चा चाइना पर है, नीति बताता चर्चा चीन पर है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बता रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। आपने आप फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए, आप बीच में बोलते हैं तब आप, मैं कड़वे शब्द बोलता हूं। आपने मुझसे सवाल किया, आप बीच में मेरे बोल रहे हैं। जब आप मैं बोल लूंगा। मैंने सवाल नहीं किया, मैंने आपका जवाब दिया। मैंने आपसे सवाल नहीं, सवाल अमीश जी करेंगे, सवाल करना अमीश जी का काम है। इसको मैंने तो आपका गौरव जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपको नीति बतानी चाहिए थी, आपको चाइना पे चर्चा करनी चाहिए थी। आप मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये हाँ, राम गोपाल जी की मैं बता देता हूं। पुलवामा हमले पे पूरे देश का सवाल आज भी कायम है। पुलवामा हमला संदेह के घेरे में है। वोटों के लिए पुलवामा हमला प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उस पे। पाकिस्तान की सदन ने बोल दिया पुलवामा। क्या अमीश जी पता चल गया कि इमरान खान के मंत्री ने, पाकिस्तान के मंत्री ने क्या कहा था? इनको पता नहीं। अमीश जी, आप हमारी राय लेना चाहते हैं, हम पर थोपना चाहते हैं। हम आपके नहीं चाहते, लेकिन आप पुलवामा हमले में थोड़ी क्या बोलेंगे? पुलवामा भारत ने खुद करा दिया है।
आप जान रहे हैं इसका मतलब क्या है? क्या इसकी जांच हो गई? इसका अमीश जी, वो जब गद्दार पार्टी के गद्दार प्रवक्ता क्या ये आ जाए, जांच आपको रिपोर्ट याद आ है गई? सुरजेवाला ने 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ये होम ग्रोन टेररिज्म है। मैं आप पे नहीं बोल रहा हूं, शांत रहिए थोड़ा। होम ग्रोन टेररिज्म, याद है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। अब वो गद्दार पार्टी के गद्दार प्रवक्ता आ ही नहीं रहे हैं शो में। ठीक है, मैं राउंड नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। गौरव, अब मेरा अगला राउंड का वक्त है। AK वाजपेयी भी इंतजार कर रहे हैं, रोहन गुप्ता भी इंतजार कर रहे हैं। 2 बनाम 2 की लड़ाई है और अब ये राउंड नंबर 2 है महंगाई का। और इस दौर में हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव भाटिया मेरे साथ है, AK वाजपेयी मेरे साथ है और राजकुमार भाटी मेरे साथ है। AK वाजपेयी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एनडीए की सरकार 100 के पार जाने का इंतजार कर रही है पेट्रोल डीजल के दामों का और उसके बाद कोई कार्रवाई करेगी? देखिए अमीश जी, पेट्रोल का जहां तक सवाल है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि पेट्रोल का जो मामला है ये इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पूरा साल हमारा कोरोना काल में चला गया है और एक वक्त में ये असेसमेंट किया गया था कि जीडीपी 23.4% तक नीचे जाएगी। सारे काम धंधे बंद हो गए थे, सारी चीज़ें बंद हो गई थी और उसी के चलते हुए गवर्नमेंट की टैक्स रिकवरी जो थी वो बिल्कुल 0 लेवल पे आ गई थी। देखिए होता क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक लोकतांत्रिक कंट्री है, हमारी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारे कंट्री सब्सिडाइज करती है चीजों को जिससे गरीब आदमियों को फायदा पहुंचे। पर गरीब आदमी को, अंतिम आदमी को पढ़ाई मिले। AK वाजपेयी, या तो मैं समझ नहीं पा रहा या आप समझा नहीं पा रहे, क्या ये पेट्रोल का दाम अगर 100 पर पहुंचेगा तो देश के लोगों का वेलफेयर होगा, गरीब आदमी का भला होगा, ये फिलॉसफी आप दे रहे हैं? देखिए सुनिए, बात सुनिए, हमारे इस बार का जो बजट है 34 लाख का। आप खुद सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पेट्रोल अगर 100 के पार पहुंचेगा तो आदमी का भला होगा। कैसे भला होगा ये भी समझा दीजिए 25 सेकंड के अंदर जरा। मैं ये नहीं कह रहा, ये कौन सी थ्योरी लेकर आया नहीं है बाप? मैं ये कि पेट्रोल अगर 100 के पार जाएगा तो गरीब आदमी का भला हो जाएगा। बोला अभी आप ही ने बोला। मैं कह रहा हूं, मेरे मुंह में शब्द न डालिए। आपने बोला अभी, मैंने शब्द नहीं डाले वाजपेयी जी, मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डालता। लेकिन ये कब बोला गरीब आदमी को भला हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आपने बोला वाजपेयी जी? मैंने नहीं बोला। आई एम सॉरी, दोबारा से दिखाइए। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं, मेरी सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का जो इस साल का बजट है 34 लाख करोड़ का है और उसमें 6 लाख करोड़ कम से कम गरीब आदमी की सब्सिडीज आती है जी। और कोई भी सरकार का जो रिसोर्सेज है वो टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट। नहीं, बिल्कुल आप ये अर्थव्यवस्था, कोरोना की वजह से बिल्कुल ये अर्थव्यवस्था आप समझिए और समझाइए भी, लेकिन आम आदमी को ये बताइए कि पेट्रोल का दाम 100 के पार क्यों जा रहा है? अभी आपने थोड़ी देर पहले जस्टिफिकेशन दिया, इससे आदमी का भला होगा। मैं जान लेता हूं रोहन गुप्ता से, एक सेकंड आपने अपनी बात को रखा। अमीश जी, ये टेम्परेरी फेस है, ये नहीं है कि 100 के पार जाएगा, 100 से बहुत नीचे आएगा और ये सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। ठीक है रोहन गुप्ता, प्रधानमंत्री का जो बयान था आप लोगों ने ऐसे ही हुआ पो मचा रखी है। एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार कह रही है कि अगर पेट्रोल का दाम 100 के पार जाएगा तो आम आदमी का भला हो जाएगा। ये बोला भी AK वाजपेयी ने, आपने सुना? देखिए यही इनकी मानसिकता है कि आज पेट्रोल का शतक बनवा दिया। अगर ये लोग ज्यादा सत्ता में रहे तो डीजल और डॉलर का भी शतक बनवा देंगे। इनको कोई शर्म नहीं है। देखिए करके जनता से लूटम लूट बोल रहे सुबह से शाम, झूठ पर झूठ, ये इनकी हकीकत है। इनका 1 का 3 ऑफर चल रहा है। जो पेट्रोल का दाम 32 रुपए है, आज उसी का 100 रुपए 90, 1 का 3 ऑफर है। जो 32 रुपए है पेट्रोल का दाम, उसके 100 रुपए लिए जा रहे हैं। 1 का 3 ऑफर है ये भाजपा का, कि जहां उनको 1 रुपया देना पड़ता 3। इतना मुनाफा तो कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं है जो आज भाजपा सरकार देश की जनता से लूट रही है। कब तक ये लूटेंगे अमीश भाई? 21,50,000 करोड़ रुपए जनता से लूट चुके। आज जीडीपी, इनकी जीडीपी बढ़ रही है, गैस डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और जनता की जीडीपी कम हो रही है। इतनी निष्ठुर सरकार कभी भी देश के इतिहास में नहीं आई है कि जो जनता कोरोना काल में पीड़ित थी उससे भी 21 लाख करोड़ लूट के
के आज 1 रुपया जनता को वापस नहीं दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल रहे हैं अमीश भाई, कितना झूठ बोल रहे हैं। आज कहा कि पिछली सरकारों ने उसका उत्पादन नहीं किया। पिछली सरकारें जब थी तब 23% हमारा प्रोडक्शन था, जो हमारा कंजम्पशन था इंडिजिनियस प्रोडक्शन। आज ये सरकार में सिर्फ 15% हो गया। वो जाने दीजिए 36 लाख मेट्रिक टन इन्होंने प्रोडक्शन कम किया है, क्योंकि ओएनजीसी को इनको बेच देना है। देखिए इतना झूठ नहीं चल सकता अमीश भाई। आज कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। आज पेट्रोल के नाम पे लूट करके जो जनता के साथ में झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश की जनता पीड़ित है, परेशान है। सरकार को चाहिए कि कम से कम जो 6 साल के पहले का जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर था उस पे आके देश की जनता को राहत दे। नहीं तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। 2 मिनट बोले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको पता है पेट्रोल ने शतक का लगाया है राजस्थान के श्री गंगानगर में, 100 के पार पेट्रोल वहां चला गया है। स्टेट टैक्सेस भी होते हैं। आप बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, अपनी स्टेट जो आपकी रूलिंग स्टेट है वहां के टैक्सेस को कम कर दीजिए। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पुडुचेरी। मैं जवाब देना चाहूंगा। अगर आप टैक्स का कंपोनेंट देखेंगे, 75% जो टैक्स टोटल है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और 25% जो आता है स्टेट के गवर्नमेंट है। मैं आपके शो में बोल के जाता हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, आज यहां पे वादा करके जाए कि 50% आप लोग टैक्स करेंगे, हम भी हमारी सरकार के साथ समर्थन करके आपका साथ देंगे, हम भी वो कमी करेंगे। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सोनिया जी यूपीए की, आपने चैलेंज दिया, गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, जान लेते हैं। गौरव भाटिया, पेट्रोल के दाम 100 पर जाने का इंतजार कर रही है आपकी सरकार, क्या आपको लगता नहीं है इसकी मार आम आदमी पे पड़ रही है? अमीश जी, एकदम से जैसे ही पेट्रोल पे चर्चा हुई तो ये प्रकट हो गए, आंसू पहुंच आए। कितने कटोरे आंसू आज बहाए हैं, शोक सभा कैसी रही। भाई साहब, ये तो पूछ लेते। आप तो गायब ही होते रहिए कि चीन पे तो बंगाल में जाके तो कोई प्रॉमिस करके नहीं गए ना, बंगाल में जाके प्रॉमिस करके नहीं आए ना, नहीं तो वापस और जगह मुंडन होगा आपका। हर जगह आपके मुंडन की चर्चा है। अरे आप क्या बात कीजिए ना, टॉपिक पे बात देश के साथ गद्दारी करके ऐसा मत कीजिए। अरे मातम आप बनाइए, अभी भी आपके बाल बचे हुए हैं। ये टॉपिक आपके बाल मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा अमीर जी। मैं फिर से आपसे तो मत बोलिए, विनती कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने चीन टॉपिक अच्छा रखा था, बोलिए गौरव भाई। 22 मिनट चर्चा हुई थी ना। नहीं, हमको चीन ने माना कि उनके जो सैनिक थे मारे हमारी वीर सेना ने। हमको नहीं भागने की जरूरत नहीं थी, आपको भागने की जरूरत है। अरे आपने तो सैनिकों की शहादत के साथ गद्दारी की है, आप शर्म मत कीजिए। मातम आप बना रहे हो, मातम आप बना रहे हो। एमओयू में लिखा था, डर लग रहा है क्या? एमओयू में क्या लिखा था? इतना डर गए क्या? अच्छा, इतना ट्वीट करो, गद्दार कांग्रेस के गद्दार प्रवक्ता, जब देश जश्न मनाता है तो ये लोग रोते हैं। अब मैं आता हूं पेट्रोल सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हो क्या? पेट्रोल पे चलो, गद्दार प्रवक्ता, एमओयू आज तक निरस्त नहीं किया, घूसखोरी करते हो तुम लोग। आपके सर पे है, आज भी आपके बाहर आपकी गद्दारी का स्वरूप है। देश की जनता के साथ गद्दारी मेरा निवेदन है नहीं कर सकते हो। चलिए रखूंगा। अच्छा, पेट्रोल पे दूसरी बात, अब पेट्रोल पे आते हैं। आपने सही बात कही अमीर जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो ये टैक्स भी लेते थे, लेकिन उसके बाद एक डायन थी भ्रष्टाचार की, वो जनता का रुपया मार देती थी। और आपने सही बात कहा, सरकार आज हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वैट का जो कंपोनेंट होता है ना, वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी से ट्रेनिंग ली है इन्होंने, इनको पता नहीं है वो पूरा प्रदेश सरकार को जाता है, इसीलिए वो वैट कहलाता है। 70% जो आप कह रहे हैं, और जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है स्टेट को मिलता है ये भी आपको नहीं पता है। आपकी डिग्री भी फर्जी लग रही है मुझे, डिग्री फर्जी लग रही है। दर्शक देख रहे हैं, आपने सुना नहीं? मैंने कहा, चैलेंज किया, राहुल गांधी से बड़ा फर्जी वाला कोई नहीं करता है। आप कब ला रहे हैं जीएसटी में? आप जीएसटी में कब ला रहे हैं? पेट्रोल पे बताइए, जीएसटी में कब ला रहे हैं? अच्छा देखिए एक सेकंड सीज़फायर, देखिए ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक सेकंड ऑडियोज डाउन, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि एक एक करके बात रखनी चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए। इस समय पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, मेरे को फिर अगले राउंड किसान पे भी जाना है। मेरा निवेदन है कि एक एक करके बात रखिए। गौरव, आपका वक्त है। देखिए, आप कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के टाइम पे एक भ्रष्टाचारी डायन थी, भ्रष्टाचार डायन थी, तो कांग्रेस चुनाव अपना हार गई, 2 लगातार चुनाव हार गई, इतिहास में बहुत बुरी हार हुई। लेकिन अब आपकी सरकार है,
कांग्रेस की हार से और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आप आज की परिस्थिति को दबा या छुपा नहीं सकते। अगर आप सरकार में है तो जवाबदेही भी आपकी है। अभी आपकी सहयोगी पार्टी ने बोला कि तेल के बढ़ते हुए दाम से आम आदमी को प्रसन्नता होगी, बोला कि नहीं बोला? अब मैं उत्तर दे दूं। हाँ, जवाब दीजिए उस बात का। देखिए, पहले सरकार की बात करता हूं, फिर मेरे कुछ प्रश्न भी हैं। और पहली बात, सरकार अपना काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का वक्तव्य अभी था, ओपेक कंट्री से कच्चा तेल आता है। उन्होंने ये बिल्कुल वहां पे कहा है कि कच्चे तेल का उन्होंने कटौती करी थी, उस कटौती को हटाएं। कोविड के समय में ये हुआ था, उसको ठीक करें। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसी पॉलिसी रही भारत की कि निर्भरता कच्चे तेल पे रही। हमें और भी सोर्सेस और साधन जो है इकट्ठे करने होंगे। लेकिन तो 6 साल आपकी सरकार को हो गया, किस और साधन पे आपने काम किया, इसका भी जवाब दे दीजिए फिर। सोलर एनर्जी पे हमने काम किया है। और आपको यह भी बता दूं कि नेचुरल गैस का शेयर 6.5 साल में 6.3% कर दिया हमने, और 15% का हमने जो है अपना एक एम रखा है। गौरव, क्या आपको आम आदमी के लिए बुरा नहीं लग रहा पेट्रोल के दाम 100 के पार जा रहे हैं कई शहरों में? मैं उसका भी उत्तर देता हूं। डोंट यू फील बैड फॉर द कॉमन मैन? बिल्कुल नहीं। एंड इसके हमारी सरकारें इतनी संवेदनशील है अमीर जी। पिछली बार जब बढ़े थे दाम तेल के, तो वैट की कटौती करी गई थी जहां पे भाजपा शासित राज्य थे। आज 36% पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैट कहीं है तो राजस्थान में है। अब उसका क्या लेना देना है? भाजपा करे, वादा कराओ, वादा करेंगे तो हम भी काटेंगे। अरे आप घटा दीजिए। ठीक है, रोहन गुप्ता, शरद पवार ने जब चीनी के दाम महंगे थे तो साल 2010 में कहा था कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। यानी महंगाई सब सरकारों पे भारी पड़ती है। देखिए अमीश भाई, मैं यहाँ पे एक चार्ट लेके आया हूं क्योंकि ये शायद लॉयर हैं, इसलिए इनको समझ नहीं पड़ेगी, फिर भी ट्राई करता हूं। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो टोटल टैक्स का कंपोनेंट है, मैक्सिमम वेट पे गिनते हैं तो भी 25% पे होता है। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज होता है। मैंने 2 मुद्दे यहाँ पे चैलेंज किए। मैंने कहा कि आप 50% कम कीजिए और पेट्रोल को जीएसटी में लाइए। क्या आप वादा करेंगे? आप वादा करेंगे जीएसटी में आएगा पेट्रोलियम जीएसटी में आएगा? जीएसटी में आएगा पेट्रोलियम? बोलो आएगा? बोलो आएगा? फर्जी लॉयर मत बनिए ना। आप आएगा कि नहीं बताइए जीएसटी में? क्यों देश के साथ गलतियों कर रहे हैं? जीएसटी में आएगा? जीएसटी में आएगा? जीएसटी में आएगा? एग्जाम नहीं बोलते हैं, जीएसटी में लेके अगले राउंड की तरफ बढ़ता हूं। पूरा देखो आप हो। अरे बेवकूफ मत करो, पूरा देश देख रहा है। अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत करो, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत करो। पूरा देश देख चुका है। तुम्हारा भविष्यवाणी तो देख चुका, पूरा तुम्हारा भविष्यवाणी तो पूरा देश देख चुका। और एक बाल आपकी गद्दारी का सबूत है। आपका एक बाल ऐसा कोई बोलता है? कोई गधे तुम हो, तुम गधे हो। इतने बड़े गधे नहीं देखा है मैंने। आप तो वही गलत, आपके मुंह से क्या सौंपा देगा? आप लॉयर ऐसी फर्जी डिग्री के साथ करते हो। कौन है? अरे आप मूर्ख हो। राजस्थान में 75% एक्साइज करते हो। 75% एक्साइज है आपकी। कितनी है ड्यूटी? व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, यहीं पे वापस जवाब दूंगा। मूर्खों के प्रवक्ता, यही इनकी बौखलाहट है। यही बौखलाहट है इनकी। प्रवक्ता जब नहीं पता राजस्थान में, अरे देश में सबसे आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। और आज एक रिकॉर्ड बना है। आज YouTube पर और खासतौर पर Facebook पर बड़ी तादाद में हमारा कार्यक्रम लोग देख रहे थे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब राउंड 3 की बारी है और इस पर बात होगी किसान पर संग्राम की। और इसकी शुरुआत मैं करता हूं राजकुमार भाटी से और गौरव भाटिया और एके वाजपेयी से। रोहन गुप्ता, आपको भी मैं शामिल करूंगा। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं एके वाजपेयी। क्या आपको लगता है किसान पर आपकी सरकार सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही? वो आपके लिए मुश्किल की बात है, या फिर यह कहें कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष मिलकर उसे एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता? वाजपेयी जी, लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही। गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी,
ये बात बिल्कुल जग जाहिर हो गई है कि किस तरह से किसानों का बहाना बना के उनके कंधे पे रख के अपनी बंदूक के दगे हुए कारतूस चलाने का प्रयास हो रहा था। जो राजनीतिक जमीन खो दी है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने, वो वापस कैसे मिले इसका प्रयास हो रहा था। और एक सकारात्मक 11 दौर की चर्चा सरकार ने करी है, आगे भी हम करते रहेंगे, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, उनको पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेके, और तब भी इनको दर्द हो रहा है। और आप मुझे ये बताइए, इनका मैनिफेस्टो वही बात कहता था, वही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही जब पेप्सी कंपनी वहां पे गई, तब इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। आज ये दिशा रवि के साथ खड़े हैं, मतलब विदेशी ताकतें हमारे देश को कमजोर करें, लेकिन इनको आप मंजूर विदेशी है। ताकतों की बात करें, आप भी विदेशी भाषा में आजकल ट्वीट लिख रहे हैं। आपके मंत्री स्मृति ईरानी हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, वो विदेशी भाषा में ट्वीट लिख रहे हैं। नहीं, वो इसलिए लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जो 50 साल के अपरिपक्व बालक हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मत्स्य मंत्रालय है। और मेरे हाथ में वो खबर है, मैं आपको दिखा दूं कि एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज डिपार्टमेंट है डेयरी का, लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि हम खोल देंगे। ठीक है, अब इनको लोकसभा में सीटें कितनी है ये नहीं पता है, इनको मंत्रालय है मत्स्य का ये नहीं पता है, तो इनका क्या हो सकता है। और एक बात और कहूंगा, वो अगले राउंड में कह दूंगा। ठीक है। अब रोहन गुप्ता की बारी है। रोहन गुप्ता, क्या आपको लगता नहीं है कि मत्स्यालय मंत्रालय है इस समय देश के अंदर? राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं समुद्र के किसान की बात करना चाहता हूं, और बीजेपी ने, एक सेकंड गौरव भाटिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका मजाक बना दिया। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को यही नहीं पता कि इस देश में फिशिंग मिनिस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मजाक तो देश की जनता का ही सरकार ने बना दिया है। आपने जो फार्मर की बात की, मैं उसकी बात करके इसका जवाब देना चाहूंगा। फंसने की बात ही नहीं है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए फिशरीज के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो फार्मर की अभी बात की, हर चीज में विदेशी ताकत, देशद्रोह का तो ये लोग सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। अरे गद्दारी तब होती है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को आप राष्ट्रवादी कह के उनका सम्मान करने की बात करते हैं। गद्दारी तब होती है जब 52 साल तक आप तिरंगा नहीं फरकाते, और आपको किसने मौका दे दिया कि आप हर चीज में राष्ट्रद्रोह का वो करो? आपकी सरकार है, किसान वहां पे इतने दिन से बैठा है, 60 दिन से ज्यादा दिन हो गए। आप अगर संवेदनशील होते तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते, पर नहीं, आपको अपना अहंकार सबसे बड़ा है। आपके प्रधानमंत्री जी को चेन्नई का स्टेडियम दुख गया, पर आपके प्रधानमंत्री जी को थोड़े ही घर से थोड़े ही दूर बैठे किसान नहीं दिख पाए। ये अहंकार है, और ये अहंकार का जवाब मुझे लगता है अमित भाई देश की जनता ने अब देना शुरुआत कर दी। लेकिन बात यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी की आपने देखा अगर होगा आप उसका शासन में हो, आपकी जिम्मेदारी है कि स्मृति जनता ईरानी ने, के जो साथ अमेठी में से सांसद भी है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया, और जो केंद्र में बड़ी मंत्री भी हैं, और जो गिरिराज सिंह हैं, दोनों ने एक दिया इटालियन भाषा में जवाब दिया। वो एक तरह से तंज था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनकी जो मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इनकी जो रोजगारी है इनके मंत्रियों की, सारे बेरोजगार मंत्री है, वो अपने मंत्रालय का काम नहीं, उनका यही काम है। जिस दिन राहुल जी ने ट्वीट किया, उनको रोजगारी मिल जाती है, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री रिसफल का कुछ मिल जाए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, फिशिंग मिनिस्ट्री है कि नहीं है देश में? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेट, जो उन्होंने कहा, एक सेपरेट मिनिस्ट्री की उन्होंने बात की, सेपरेट की तो बात ही नहीं करी, उन्होंने बोला कि मैं फिशिंग मंत्रालय बनाऊंगा। बिल्कुल सेपरेट, आप वर्ड देखिए, आप देखिए जरा, सेपरेट बोला है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। गौरव, ठीक है, आपने बोला उनके मंत्री इतने खाली बैठे राहुल गांधी एक अलग से मंत्रालय बनाना चाहते हैं, हुए हैं कि इनके पास कोई काम नहीं हुआ। और आपके मंत्री बेरोजगार हैं, आप लोगों के पास कोई काम नहीं दिखाना चाहूंगा, खाली बैठे हुए हैं आप, इसलिए इटालियन में ट्वीट कर रहे हैं। जवाब गौरव भाटिया। ये देखिए, मैं पढ़ के, ये सबसे पहले तो ये मंत्रालय तभी अलग होगा, मैं अपनी बात कह लूं जी गौरव जी, मैं अपनी बात कह लूं जी, ये मंत्रालय तो तभी अलग होगा राहुल गांधी के नेतृत्व में जब इनकी सरकार आएगी। अगले 50-60 साल तो आने नहीं वाली है, क्योंकि जनता को इन्होंने इतना लूटा है कि जनता ने इनका घिनौना चेहरा देख लिया है। दूसरी बात, गद्दारी क्या होती है मैं बता दूं। गद्दारी ये होती है कि आप चीन से एमओयू करते हैं, वो निरस्त हुआ कि नहीं ये नहीं बताया, 90 लाख की घूस ली। जवान हमारे देश का बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था, ये वीवीआईपी चॉपर ले रहे थे। और गद्दारी ये होती है कि दोकलाम में जब हमारी वीर सेना चीन की सेना को पीछे कर रही थी, तो ये प्रीमियर, अब देखिए बीच में बोल रहे हैं ना, गद्दारी समझ में आ रही है ना आपको। और अमीर जी, एक बात और, कल नाना पटोले ने क्या कहा, उन्होंने सवाल उठा दिए अमिताभ बच्चन पे ही।
उन्होंने सवाल उठा दिया अक्षय कुमार पे, और इनको ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा अच्छी लगती हैं कि उनको किसानों के कानून के बारे में पता है। और देखिए कितना मूर्ख बनाते हैं नारायण सामी। आपने दिखाया वो वीडियो, महिला ने कहा कि जब आपदा आई तो आप हमारी मदद करने नहीं आए, तो नारायण सामी राहुल गांधी को ही मूर्ख बना रहे थे, जो संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो संभव ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को ही मूर्ख बना रहे। लेकिन नारायण सामी ने क्या झूठ बोला, बता रहे किसानों को आतंकवादी, वही किसानों ने पंजाब में जवाब दिया आपको। तो ये और यही अहंकार जो आपका है 50 साल का, दर्द देख के इतना अच्छा लगता है मुझे। एक साल उसी कन्वर्सेशन में एक सेकंड और गौरव भाटिया देश दिखा रहा है अच्छा है गद्दारी। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है किसी को आप एक दूसरे को गद्दार नहीं बोलना चाहिए। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, उनका भी मुझे रुख करना है। लेकिन रोहन जी, जो नारायण सामी ने करा, क्या आपको लगता है वो जायज था? क्योंकि वो एक व्यक्ति, वो भी किसानों की जब बात कर रहे थे राहुल गांधी, तब एक महिला शिकायत कर रही थी कि देखिए मेरे यहां बाढ़ आई और ये आई नहीं, उन्होंने उल्टा ठीक उलट बता दिया। क्या आपको लगता है एक मुख्यमंत्री को वो शोभा देता है? क्या आपको लगता नहीं ये वाकई एक तरह से एक किसी भी सार्वजनिक जीवन पे जो आदमी है, जो खुले आम पब्लिक में रिकॉर्ड हो रही है चीज, उसको वो झूठ बता रहा है अपने नेता को? देखिए बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आज हम लोग देखिए अमीश भाई, हम में और बीजेपी में ये फर्क है हमेशा। आज इन लोगों को किसी भी बात पे पूछिए, हरियाणा के उनके मुख्यमंत्री ने नहीं सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, क्यों बौखला रहे हैं भाई साहब। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकवादी कहा, ये चुप रहे। आज गोडसे को इनकी जो एमपी है उसने कहा कि ये तो राष्ट्रवादी है, ये लोग उसको भी डिफेंड करते हैं। आप में हिम्मत है क्या? आप बताइए, गोडसे मुर्दाबाद बोलिए और बताइए कि आपके एमपी ने गलत बोला। बोलिए, आप में हिम्मत नहीं है, आप में नहीं है हिम्मत। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए ना, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद और बताइए कि आपके एमपी ने गलत बोला, क्योंकि आपके दिल में जो है सिर्फ गद्दारी की है। ठीक है, मैं रुक करता हूं एक वाजपेयी का, और मैं एक वाजपेयी का रुक करता हूं। काफी देर से नहीं आया एक वाजपेयी, मैं आपके पास गया था, अब तक ऑडियो नहीं जा रहा था मेरा, या आपको ऑडियो नहीं आ रहा था, और फिर मैं राजकुमार भाटी का रुक करता हूं। एक वाजपेयी, क्या किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से टूल किट का मामला सामने आया, जिस तरह से राहुल जी ने बोला कि एक अलग से फिशरीज मिनिस्ट्री बनेगी, बीजेपी ने उस पर तंज कसा, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर यह मामला अब सुलझना चाहिए? देखिए, किसानों का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात कही है कि भाई हम संशोधन करने को तैयार हैं, और इसी के चलते 11 बार मीटिंग भी हुई। और सबसे बड़ी बात जो मैं इनको आपको जानकारी के लिए दर्शकों को भी बता दूं, ये अगर गुमराह नहीं हो रहे होते तो पंजाब में ऑलरेडी इसी तरह का कानून, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 से लागू है। तो मुझे समझ नहीं आता कि पंजाब वाले किसान क्यों बैठे हुए हैं, वहां तो ऑलरेडी लागू है, और उसमें ये सेम के सेम प्रावधान है कि सिविल कोर्ट नहीं जाओगे, जबकि हमारी सरकार ने कहा कि हम सिविल कोर्ट का राइट देने को तैयार है। उसमें क्या है कि जमीनों को अगर कोई एग्रीमेंट किसान गड़बड़ करेगा तो उसको सजा होगी और 1 लाख रुपए का फाइन होगा। हमारे कानून में तो ऐसा है नहीं। तो इस तरह की ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? अगर पंजाब में है, केरल में एपीएमसी एक्ट है नहीं, लेकिन देखिए अब बिहार में यहां तक आ गया है कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर जांच की पहले धमकी आई। अब नाना पटोले ने बोला कि हम जो है अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को शूट नहीं करने देंगे, क्योंकि वो महंगाई पर तो ट्वीट करते नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है राजकुमार भाटी कि आखिरकार ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसमें किस तरह से एक्टर्स को घसीटा जा रहा है वो जायज है? आप मानते हैं इसको? क्योंकि उन एक्टर्स ने देश के पक्ष में ट्वीट किया था। देश के पक्ष में नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पक्ष में तो ट्वीट करना नहीं होता ना। बताइए भाटी जी। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 80 दिन से, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए, राजधानी के बॉर्डरों पे, और अब तो पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है, क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? आप ये मानते हैं? इनके खिलाफ ट्वीट था वो किसान। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता और सरकार सब तमाम लोग मिलके जो अपनी प्रतिभा का प्रयोग किसानों को बदनाम करने में, उनके अंदर फूट डालने में, उनके रास्ते में कांटे बोने में, कील बिछाने में कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न करने में कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही सिद्ध करने में कर रहे हैं। अगर इस प्रतिभा का प्रयोग इन बिलों को समझने में करते, किसान की पीड़ा समझने के लिए करते, तो शायद ये समस्या हल हो जाती। आपने कहा कि संशोधन को तैयार है, ठीक है, संशोधन नहीं होता है अमीश जी।
जी गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड। संशोधन क्या होता है? देखिए जल्दी बता दूं, AK वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही बात कही। जो पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है उसमें किसानों को जेल भेजने की भी बात है, वो क्यों नहीं वापस लेते? दूसरी बात, आजम खान क्यों है जेल में? किसानों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा और आजम खान कब लौटा रहे? ये लोग किसानों के दुश्मन यहाँ पे आके प्रवचन देते हैं। अपने लीडरों से कहो पहले किसानों की जमीन लौटाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जनता में के बीच में जो भी ज्वलंत मुद्दे थे उनके आज जवाब मिले। आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि जनता सब जानती है, इसलिए जनता को अनजान नहीं समझना चाहिए। नमस्कार।